नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी कंपनी पर जिसमें आने वाले वक्त में मैसिव ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस मैसिव ग्रोथ से पहले कंपनी को कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमें कंपनी के प्रोज और कॉन्स दोनों ही पता होना चाहिए। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम आता है वो है टाटा पावर का। तो पिछले 1 सालों में टाटा पावर ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है और 5 सालों में 220% का मल्टीवैगर रिटर्न। तो 2020 तक जितने भी पावर कंपनीज थे उन सभी का चार्ट काफ़ी ज़्यादा खराब हुआ करता था, क्योंकि 2020 से पहले तक गवर्नमेंट पावर सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किया करती थी, जिससे कंपनीज ज़्यादा मुनाफा नहीं निकाल पा रही थी। अब चलिए एक नज़र फ्यूचर की तरफ डालते हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट ईयर 2020 से पहले पावर को कंट्रोल किया करती थी, क्या ये काम गवर्नमेंट फ्यूचर में नहीं करेगी? आई थिंक ज़रूर करेगी, क्योंकि आने वाले वक्त में गवर्नमेंट धीरे धीरे पेट्रोल डीजल को ख़त्म करना चाहती है। जैसे जैसे इंडिया में पेट्रोल डीजल की डिमांड कमने लगेगी और उसी के साथ ही पावर इंडस्ट्री पे पॉलिटिक्स बढ़ने लगेगी। इस राजनीति में अगर सरकार पावर इंडस्ट्री की प्राइस कंट्रोल करने की कोशिश की तो फिर से भविष्य में इसी टाइप के चार्ट देखने को मिलेंगे। इस ग्रीन एनर्जी को एक और एनर्जी से खतरा है और वो है हाइड्रोजन फ्यूल। ये सभी तो हो गई टाटा पावर की कॉन्स, लेकिन अगर प्रोज की बात करें तो टाटा पावर करेंटली ग्रीन एनर्जी में बहुत ही बेहतर काम कर रहा है। टाटा पावर FY23 में ही 1200 करोड़ का कैपेक्स करने वाली है, जो कि इसके कैपेक्स को ऑलमोस्ट डबल बनाता है। तो ग्रीन एनर्जी में कैपेक्स 2 गुना रफ्तार से बढ़ रही है। ये सभी नंबर्स को देखकर भी यही पता चल रहा है कि आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत बड़ी बड़ी है। आने वाले वक्त में टाटा पावर के स्टॉक प्राइस के प्रेडिक्शन की माने तो 2030 तक टाटा पावर के स्टॉक प्राइस 1200 से लेकर 1420 रुपए तक हो सकती है। अगर इसे कंपनी अचीव कर लेती है तो लगभग 600 से 700% का रिटर्न बनने वाला है। तो एक तरफ कंपनी की प्रोज है और दूसरी तरफ कंपनीज की कॉन्स है, और इन्हीं के बीच में हमें वेल्थ जनरेट करना है। तो ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में जितनी बड़ी रिस्क होगी उतनी ही बड़ी रिवॉर्ड होगी। इन्वेस्टमेंट से पहले सिर्फ रिवॉर्ड को नहीं देखना है, रिस्क को भी देखना है। अगर ये कंपनी आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी पर फिट होती है तो आप लोग इसे स्टडी कर सकते हो। कंपनी के नंबर्स को देखें तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, और यही झलक हमें कंपनी के प्रॉफिट में भी देखने को मिलता है। लेकिन आप लोग अगर कंपनी के बैलेंस शीट को देखोगे तो इसमें कुछ प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही है। कंपनी का रिजर्व कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मार्च 2023 तक कंपनी का रिजर्व 28,000 करोड़ के आसपास थी, लेकिन अगर कर्ज को देखें तो 52,000 करोड़ की है। अगर टोटल बोरोइंग्स को छोड़कर अगर सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को भी देख तो कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी 30,000 करोड़ की है, जो कि कंपनी के टोटल रिजर्व से भी ज़्यादा है। कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है अगर कंपनी ग्रोथ ला रही है तो, लेकिन कर्ज की भी एक लिमिट होती है। तो इसके लिए हम लोग कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो को देखते हैं, जो कि 1.84 का है, और ये नंबर 1 से नीचे हो तो हेल्दी माना जाता है। तो जो भी कैपेक्स के थ्रू फ्यूचर में इनकम होने वाली है तो उससे कंपनी अपने कर्ज को मेंटेन कर लेगी। अब चलिए कंपनी की वैल्यूएशन पर बात कर लेते हैं। तो कंपनी के पिछले 5 सालों का एवरेज PE 21.9 का है, और करेंट लेवल पर भी कंपनी का PE 21.9 का ही है। तब भी कंपनी का एवरेज PE 5 सालों के मीडियन के आसपास मिलता है या फिर नीचे मिलता है, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतरीन वक्त होता है। प्रोमोटर होल्डिंग में FII DII को देखें तो FII और DII दोनों ही क्वार्टरली बेसिस पर बाइंग किए हैं। अगली कंपनी CDSL। पिछले 1 सालों में CDSL ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है और 5 सालों में 329% का रिटर्न। इस कंपनी की जो सबसे बड़ी खासियत है, इस कंपनी का रिजर्व कंटिन्यूअस बढ़ता ही रहेगा और कर्ज ऑलमोस्ट ना के बराबर ही रहेंगे। ये कंपनी एक ऐसे बिजनेस मॉडल पर काम करती है जहां पर खर्च ना के बराबर है। इस कंपनी की जो सबसे बड़ी कमी है, ये कंपनी तभी चलती है जब मार्केट में बुल रन होता है। पिछले कुछ क्वार्टर से मार्केट में कभी तेजी आ रही है, कभी गिरावट आ रही, तो इसीलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जा रही है। लेकिन जब प्रॉपर बुल रन आएगा तो स्टॉक प्राइस में अंधाधुंध तेजी भी देखने को मिलेगी। और जब कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें तो 5 सालों का एवरेज PE 36.3 का है, और करेंटली स्टॉक 41 के PE पर ट्रेड कर रहा है, जो कि एवरेज PE से थोड़ा सा ऊपर है।
अगर इस कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो करेंटली मात्र 3% ऐसे इंडियन है जिनके पास डीमेट अकाउंट है और 97% मार्केट खाली पड़ा है। जैसे जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी वैसे वैसे CDSL का प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। कुछ लोगों को डाउट भी आ रहा होगा कहीं CDSL का हाल IEX की तरह तो नहीं हो जाएगा। आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि CDSL के पास बहुत सारे पब्लिक का डेटा है और इतना सारा डेटा का कंट्रोल शायद गवर्नमेंट कभी भी प्राइवेट कंपनीज को नहीं देगी। अगली कंपनी टाटा मोटर्स। पिछले 1 सालों में 34% का रिटर्न और 5 सालों की बात करें तो 140% का रिटर्न। कंपनी की जो सबसे बड़ी खासियत है, टाटा मोटर अकेले ही मार्केट का मैक्सिमम EV सेक्टर को कैप्चर कर रखा है। क्योंकि हर एक देश का झुकाव EV की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, तो ये सभी को देखकर ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर EV का है। तो इस बीच में मार्केट में अगर हाइड्रोजन फ्यूल लॉन्च होती है तो क्या EV खत्म हो जाएगी या फिर हाइड्रोजन और EV दोनों ही मार्केट में रूल करेंगे। लेकिन जो भी हो, इस कंपनी में भी वही समस्या है जो कि टाटा पावर में था, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज। इस कंपनी में भी रिजर्व से ज़्यादा बोरोइंग्स देखने को मिल रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले साल की तुलना में इस साल थोड़ी बहुत कर्ज में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, 2024 तक टाटा मोटर्स को कर्ज मुक्त किया जाएगा और ये कमेंट्री टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट की तरफ से आई है। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो इसका और भी ज़्यादा बुरा हाल है, जो कि 2.96 का है और ये नंबर 1 के नीचे होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर एक्सपेंडिचर बहुत ही ज़्यादा है और ऐसे सेक्टर में डेट टू इक्विटी रेशियो को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जो भी हो, आप चाहो तो इन तीनों कंपनी पर स्टडी कर सकते हो, क्योंकि इन तीनों कंपनी में मैसिव वेल्थ जनरेट करने की क्षमता है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।